हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आरो यारो की तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिए। जितना दिया जा रहा है कम से कम उतना तो करते चलिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी। आप देखिएगा, मैं कुछ स्ट्रेटजी में परिवर्तन भी करने वाली हूँ, कुछ चेंज भी करने वाली हूँ। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और हाँ, मैं करंट अफेयर्स भी शुरू कर रही हूँ अपने चैनल पर, तो ताकि आप लोगों की तैयारी कहीं से भी अधूरी ना रहे। करंट भी क्लियर हो जाए, आपका जीएस भी क्लियर हो जाए, और जितना मुझसे बन पड़ेगा। प्रशासनिक शब्दावली चल ही रही है, बाकी फिर देखते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे और भी कवर करने का। तो हम कवर कर रहे थे आरो यारो 2000, मतलब आरो यारो पॉलिटी सब्जेक्ट में पूछे, मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट के आरो यारो परीक्षा में पूछे गए अभी तक के टॉपिक। तो हम आरो यारो 2016 जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें जो पॉलिटी के टॉपिक पूछे गए थे हम उनको पढ़ रहे थे। इसके रिगार्डिंग शायद हम 3-4 क्लासेस ले चुके हैं। आज अगली क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए समय को ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। और हाँ, ये पहले थ्योरी की क्लास होगी, फिर एमसीक्यू होगा। ये 2 क्लासेस करने के बाद आपका इस टॉपिक से, आज के टॉपिक है अनुसूची, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इससे प्रश्न गलत नहीं होगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना बहुत इजली आप, मतलब तैयार प्रश्न उससे रिलेटेड कर पाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने अपने से एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि नहीं, मैं टॉपिक भी पढ़ाऊँगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रात को 12:45 बज रहे हैं, कम से कम किसी की मेहनत की थोड़ी तो कद्र करें, शेयर कर दिया करें, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरो यारो 2016 में एक प्रश्न आया था कि सही सुमेलित करना था। एक तरफ अनुसूची थी, एक तरफ प्रावधान थे। प्रश्न है ए नंबर में 7वीं अनुसूची, उसके सामने था भाषाएं। 1 नंबर 8वीं अनुसूची, 2 नंबर उसके सामने था दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। इसका जो सही सुमेलन था ना, वो था पहला का तीसरा था, यानी 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ हैं। बी का पहला था 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये आप सब जानते हैं। सी 9वीं अनुसूची का क्या था, 4 था कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। और डी 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इस प्रश्न को पढ़ते हुए इसका उत्तर तो हम निकाल लिए। अब अनुसूचियों से संबंधित और प्रश्न आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो आइए इसी संबंध में हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक अनुसूची। आप जानते हैं भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जो जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए पहले हम जितना है उतना पढ़ लें, फिर उसके आगे हम पढ़ते चलेंगे। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, क्या प्रावधान है। पहली अनुसूची में क्या दिया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड मतलब यूनियन टेरिटरी की सूची के बारे में दिया है। दूसरी अनुसूची में दिया है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। और आप देखिएगा वीडियो के लास्ट में ना, मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को इससे रिलेटेड, तो आपको और भी कनेक्ट करने में आसानी होगी। दूसरी में है वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि। इसमें राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधान शामिल हैं।
मतलब इतने लोगों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा है। कहाँ से दिया जाएगा, क्या है, कैसे, सारी जानकारी इसमें है। तीसरी अनुसूची में क्या है, क्या लिखा है, आइए ये भी हम देख लेते हैं। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। संघ के मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी यानी संसद में जो निर्वाचन अभ्यर्थी मतलब जो संसद के सदस्य निर्वाचित होने जा रहे हैं उनकी बात, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, जैसे यहाँ संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी वैसे राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, यहाँ संसद के सदस्य थे, यहाँ राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये उच्चतम न्यायालय था यानी सुप्रीम कोर्ट, ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब यहाँ पर एक नोट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही घुमा के पूछ लेता है परीक्षा में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में है, ना कि तृतीय अनुसूची में। प्रश्न देता है इनमें से किसका शपथ मतलब भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के तहत नहीं कराया जा सकता, तो वो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ की बात कहाँ है, तो अनुच्छेद 60 में है। दिख रहा है, हाँ। चौथी अनुसूची है भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। भारतीय संघ के राज्यों मतलब सभी राज्यों तथा यूनियन टेरिटरी जो हैं 4, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया गया है। इसमें नोट क्या है, पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी जाके खनन नहीं कर सकती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ देखिए निजी पक्षकारों दिया है ना, निजी यानी प्राइवेट ही होता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में क्या दिया है, राज्य देखिए असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन दिया है। यहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात है, यहाँ भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पे कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। इसमें कुल 97 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें कानून राज्य बनाता है, कुल 66 विषय हैं इसमें, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं। समवर्ती अनुसूची में राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची, ये सातवीं अनुसूची थी, ये इस सातवीं अनुसूची की सूचियाँ थी 3, अब आठवीं अनुसूची पे हम आ गए। इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ शामिल हैं। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। अब 14 थी तो 14, 8, 22, 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई ये हम देख लेते हैं। 1967 में 1967 में 21वें 21 संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। 2004 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा जोड़ी गई। देखिए जोड़ी 4 में गई है, लेकिन किसके तहत, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि 1967 में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 1।
पूछ लेगा प्रश्न 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। 2004 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 4। देखिए 2004 4, ध्यान रखिए। 1992 यहाँ 2 है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा। 1967 है ना, तो अब आप समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए कि एक जैसे है ना, ये हट जाएगा तो एक ही जैसे, बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं, तो एक भाषा जोड़ी गई। ट्रिक है ये आपकी। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योगों से संबंधित और आदेश शामिल हैं। यानी 1951 में जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 8 अनुसूची तो थी, अब जो जोड़ी गई उनकी बात हम करेंगे। इसमें है कि अब भूमि स्वामित्व, रेलवे वगैरह की बात की गई है इसमें। अगला है अच्छा विशिष्ट, इसी की एक और परिभाषा हमको मिली, तो हम सोचे लिख दें, हो सकता है यही ना आ जाए परिभाषा में, मतलब क्वेश्चन पेपर में कौन सी आ जाए, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण 10वीं अनुसूची है। अच्छा यही परिभाषा आई भी है प्रश्न में, जिस प्रश्न के टॉपिक को हम हल कर रहे हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध। यह अनुसूची वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में प्रावधान है। इसमें 29 विषय हैं। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, इसमें नगर पालिकाओं से के प्रावधान शामिल है। इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 18 विषय हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया है। 8 अनुसूची थी पहले से ही, 9वीं जोड़ी गई 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 1952 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1992 में ही, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी इस अनुसूची में रखे गए किसी भी विषय को रद्द करने का अधिकार नहीं है। यानी ये जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बात है 1951 की। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसका उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था को नियंत्रित करना, तो भूमि से संबंधित मेन बात थी। तो इसमें पहले क्या प्रावधान दिया गया था कि जो 9वीं अनुसूची में विषय डाल दिए गए हैं, ये न्यायिक समीक्षा के से परे हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट में भी इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, इन नियमों की जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। अगला पॉइंट है, संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है। जाहिर सी बात है, सूची तो होगी, सूची यानी लिस्ट है। जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ राजनीतिक दल आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। ये बात तो यहीं क्लियर हो गई कि न्यायिक समीक्षा से परे है, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अच्छा, इसमें हम राजनीतिक दल इसलिए लिखे क्योंकि इसमें राजनीतिक दल की ही बात है। अगर देश में कोई विवाद बहुमत में आके किसी तरह का आंदोलन हो जाता है, बहुमत में मांग उठती है, तो फिर उसमें विचार किया जाता है और वो मांग भी पूरी की जाती है। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना चाहते हैं, ताकि आरक्षण का जो मुद्दा है इसको भी चुनौती ना दी जा सके। तो ये पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में ही है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसलिए कल को प्रश्न बन गया कि छात्र डलवाना चाहते हैं आरक्षण को 9वीं अनुसूची में, या कोई और डलवाना चाहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ राजनीतिक दल। वर्तमान में 284 ऐसे कानून हैं जो न्यायिक समीक्षा से बचे हुए हैं, यानी जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। बस बहुत थोड़ा सा बचा है।
अगला पॉइंट है 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए थे 9वीं अनुसूची में 1951 में जब जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 31 खा के तहत 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या शून्य कर देते हैं। आसान भाषा में ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में 31 का और 31 खा जोड़े गए थे अनुच्छेद, और उनमें से 31 खा में क्या लिखा है कि 9वीं अनुसूची में जो भी मतलब प्रावधान डाले गए हैं, जो भी नियम डाले गए हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनको शून्य नहीं किया जा सकता अगर ये भी याद आ रहा है कि भाग 3 यानी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हो जाए, लेकिन 9वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय शून्य या ख़त्म किसी कीमत पर नहीं होंगे। ये एक समय की बात थी जब न्यायिक समीक्षा से परे थे। अब आगे भी देखिए क्या कहता है। किंतु वर्ष 2007 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। पहले था कि जो 9वीं अनुसूची में विषय हैं उनको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 2007 में एक मामला हुआ, IR कोएल्हो, नाम याद रखिएगा, ये सन भी याद रखिएगा 2007। नए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, हम समझ नहीं पाते। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का एक मामला गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान है, यानी 9वीं अनुसूची में और भी नियम जोड़ने के अधिकार संसद के पास हैं, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, यानी 9वीं अनुसूची भी में जो विषय हैं वो भी न्यायिक समीक्षा में हैं। अब ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी सुनिएगा। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973, डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय तिथि। इस दिन केशवानंद जो भारतीय का वाद था उसका निर्णय आया था, उसी से संबंधित है। के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अब इसको मैं अपने भाषा में बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। पहले था जब 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि इसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, 9वीं अनुसूची में जो नियम लिख दिए गए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2007 में जो IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का मामला आया, उसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि 9वीं अनुसूची में संसद को और नए नियम जोड़ने के अधिकार हैं, लेकिन जो नियम संसद जोड़ेगा वह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, अर्थात उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहले नहीं दी जा सकती थी, अब दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किन नियमों को चुनौती दी जा सकती है, किन को नहीं दी जा सकती, यह भी डिसाइड है यहाँ। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो नियम जोड़े गए हैं 9वीं अनुसूची में उनको चुनौती दी जा सकती है। उसका भी एक आधार होना चाहिए ये कि जो नियम हैं, जो जोड़े गए हैं नियम, वह अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहे हैं, तब तो चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, जो 24 अप्रैल 1973 के पहले नियम जोड़े जा चुके थे, क्योंकि अनुसूची तो 1951 में ही जोड़ी गई थी संविधान में, तो उन नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जोड़े गए नियमों को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न बन सकता है 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए नियम जो 9वीं अनुसूची के, उनको किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल दे देगा सीधा, आर्टिकल याद रखिएगा 14, 21 एवं 19, यानी 14, 19 एवं 21 सीधा।
तो ये हो गई आपकी थ्योरी की क्लास। अब मैंने कहा था कि ट्रिक की बात है कि हम ट्रिक बताएंगे। अनुसूचियों की बात है। पहली अनुसूची में क्या है, जैसे देश चलाने की बात, देश चलाने के लिए संविधान बना, देश चलाने के लिए अनुसूचियाँ बनी। जब देश समझ लीजिए एक घर, तो घर में तो पहले कमरा डिसाइड करेंगे, हम जगह डिसाइड करेंगे, पहले कहाँ हॉल होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ क्या होगा। तो ये हो गई पहली अनुसूची। पहले जगह डिसाइड किए कि कहाँ यूनियन टेरिटरी होगी और कितने स्टेट होंगे, पहले ये। फिर जो उसमें काम कर रहे होंगे उसमें वेतन भत्ते की बात आएगी, उनको रुपया कितने भाई बिना पैसे के आदमी काम थोड़ी करेगा। दूसरे नंबर पर वेतन की बात आ जाएगी। तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा भाई हम जगह भी डिसाइड कर दिया, आपको पैसे भी दे दिए, लेकिन आपकी क्या गारंटी पैसा लेके भाग जाए। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है शपथ की बात कि शपथ लीजिए आपकी ऐसा नहीं करेंगे। और चौथे में राज्य सभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा। आपने जगह डिसाइड कर ली, घर कितने बनेगा, आपने वेतन बता दिया कर्मचारियों का, आपने उनसे शपथ दिलवा दिया। अब बात ये भी हो जाएगी ना कौन सा कर्मचारी कहाँ बैठेगा, कितनी सीटें उसके पास होंगी, ये बात आ जाएगी। पाँचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में ये भी होगा ना कि घर का मुखिया कौन नियम बनाएगा, घर का जो दूसरे नंबर का कार्य करता है वो कौन सा नियम बनाएगा, जो घर के बच्चे हैं वो कौन से नियम बनाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें सूचियों को बात आ गई सातवें नंबर पर। आठवें नंबर पर आ गई भाषाएं। भाई सब कुछ हो गया, भाषा भी ना तो सब अधूरा है ना, कि कौन कौन से भाषा रहेंगे हमारे घर की, जो घर चलाने के लिए जो पुस्तक बनी है उसमें। नौवीं में क्या हो जाएगा कि भाई जब कोई वाद विवाद होगा, कोई मामला होगा तो हम पंचायत बुलाएंगे ना, पंचायत में उसका मामले का निराकरण करेंगे। तो पहले ग्रामीण स्तर पर करेंगे, भाई छोटे स्तर में पहले करेंगे। फिर 10वीं में क्या हो जाएगा कि नहीं, पंचायत की बात आ गई। फिर 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, दल बदल। पता चला आप आज इस दल में है, कल उस दल में हो जाए, आज बाप वाले दल में, कल बेटे वाले दल में हो जाए, तो उसमें दल बदल विरोधी। और एक चीज़ और है, 10 से 10, 10 से दल, दल बदल। दल जहाँ दल बदल आ गया वहाँ आप समझ लीजिए कि 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है, अच्छा ये देखें 8वीं 9वीं 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं जोड़ी गई है, 11वीं 12वीं जोड़ी गई है। 11वीं में पंचायतें हैं, 12वीं में आपकी नगर पालिकाएँ हैं। अच्छा 9वीं में ये था कि वही संबंधित जमीन वमीन से संबंधित था कि भाई कोई एक्स्ट्रा किसी का नहीं लेगा। ये 9वीं हो गया। 10वीं का दल बदल हो जाएगा। 11वीं का पंचायतें हो जाएगी कि बहुत अधिक बेवजह की बातें पंचायतें ना किए जाए। 12वीं क्या हो जाएगा, जिसको अधिक पंचायत करना हो वो जाके शहर में कमाए या पढ़े लिखे। ठीक, ये हो गई आपकी छोटी सी ट्रिक। आप अगले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, जो मुझसे गलती हो रही है या आप लोग जो और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताएं। इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या ये भी बताएं, या नहीं ये भी बताएं, क्योंकि रात को 1 बजे वीडियो बना रही हूँ मैं। और आपको भी पता है कि मैं ना पीपीटी में पढ़ा रही हूँ, ना मैं लैपटॉप में पढ़ा रही हूँ, ना मैं किसी डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रही हूँ। मैं एक एक अक्षर को बहुत मेहनत से लिखती हूँ, तब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। किसी की मेहनत को थोड़ा तो रिकॉग्नाइज़ करें। आपके लिए ही कोई इतना करेगा तो आप भी यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, कम से कम सुझाव तो अपना दे कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें 2-4 लोगों को। शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है और आप ही मेरी ताकत है। आप ही के बढ़ाने से चैनल बढ़ेगा, वीडियो भी बढ़ेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक सूचना और भी है कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू करना चाहती हूँ। किस तरह पढ़ाऊँगी, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये सब एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूँगी। आप लोग ज़रूर बताएंगे कैसा रहेगा वह प्लान। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिपीट अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।